हेलो गाइस, मैं हूं अबीहा इंतखाब। आपके अपने यूट्यूब चैनल अबीहा क्लासेस सफलता की सोच में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमारे चैनल पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स से जुड़े हुए सभी टॉपिक पढ़ाए जाते हैं। अगर आपको कोई भी टॉपिक पढ़ना है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। आपको 1 हफ्ते के अंदर उसकी वीडियो मिल जाएगी। और हम चला रहे हैं इस टाइम दिल्ली सल्तनत की सीरीज पूरी। मैंने गजनवी पढ़ाई, गौरी पढ़ाई, कुतुबुद्दीन ऐबक पढ़ाया और आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ इल्तुतमिश। इल्तुतमिश की मैं एकता प्रणाली भी आपको पढ़ाऊंगी। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पे मैं बहुत सी चीजें आपको बोलकर भी बताऊंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आपको उस चीज को नोट भी कर लेना, तो अपने साथ एक नोटबुक भी रखिए आप और पेन भी रखिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं इल्तुतमिश। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मैं ये पूरी सीरीज चला रही हूँ दिल्ली सल्तनत। इल्तुतमिश कौन था? तो इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद भी रहता है, एक इल्बरी तुर्क भी रहता है और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम भी रहता है। इल्तुतमिश 1211 में गद्दी पर बैठता है और 1236 तक राज करता है। बहुत आराम से समझिएगा, मैं बहुत आराम से आपको बता रही हूँ। इल्तुतमिश जो रहता है ये कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद रहता है, एक इल्बरी तुर्क रहता है और साथ ही साथ दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला तीसरा सुल्तान रहता है। तो भाई पहला तो कुतुबुद्दीन ऐबक है, तो दूसरा कौन है? दूसरा रहता है आराम शाह। बहुत से इतिहासकार लिखते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक की सिर्फ और सिर्फ 3 बेटियां रहती हैं, कोई पुत्र नहीं रहता है कुतुबुद्दीन ऐबक का। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का कोई पुत्र नहीं रहता है। कुछ इतिहासकार लिखते नहीं, आराम शाह कुतुबुद्दीन ऐबक का ही पुत्र रहता है। तो इस तरह करके 1210 में जब चौगान खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है, घोड़े से गिर के सर पे चोट लगती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो गद्दी पर 1210 में ही आराम शाह बैठता है। आराम शाह एक बहुत भोग विलासी व्यक्ति रहता है, यानी बहुत अच्छा प्रशासन नहीं कर सकता था, वो कह सकते हैं, और उसे किसी भी तरह की कोई जानकारी भी प्राप्त नहीं थी। तो इल्तुतमिश जो उस समय बदायूं का गवर्नर रहता है कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के समय, वो आराम शाह की हत्या करता है और दिल्ली की गद्दी पर 1211 में बैठ जाता है। यहाँ पे देखिए लाइन है, वे गुलाम वंश के संस्थापक भी थे। कौन भाई? तो इल्तुतमिश को हम गुलाम वंश का संस्थापक ऑफिशियली तो नहीं कह सकते, क्योंकि ऑफिशियली हम कहते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक जो 1206 में जिसने गुलाम वंश की स्थापना की थी, वही गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है। लेकिन एक चीज यहाँ पे कही जा सकती है कि गुलाम वंश को आगे और उसके क्षेत्र राज्यों को बढ़ाने में सबसे बड़ा योगदान किसका रहा? वो रहा इल्तुतमिश। देखिए यहाँ पे एक चीज आप याद रखिएगा कि 1211 से 1236 एक लंबा टाइम रहा है, और जबकि मैं बात करूं 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक की स्थापना करते हैं, 1210 में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो बहुत बड़ा टाइम उनको नहीं मिलता है। इल्तुतमिश के पास यहाँ काफी टाइम रहता है अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए, और वो बिल्कुल वैसा ही करते हैं। इल्तुतमिश ने दिल्ली को राजधानी बनाया था। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दिल्ली को राजधानी बनाया था। लाहौर को राजधानी कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था, लेकिन दिल्ली को राजधानी बनाने में इल्तुतमिश का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इसीलिए हम इसे दिल्ली का वास्तविक संस्थापक भी कहते हैं। एक चीज और मैं बताती चलूं आपको कि इल्तुतमिश ने ही तुर्कान चहलगानी की स्थापना की थी। तुर्कान चहलगानी क्या है? तो गुलाम तुर्क सरदारों का 40 गुलाम तुर्क सरदारों का एक संगठन है, इसीलिए हम इसे तुर्कान चहलगानी भी कहते हैं। इल्तुतमिश ने तुर्कान चहलगानी की स्थापना की थी, जिसमें 40 तुर्क गुलामों का एक संगठन था जो राजा को यानी इल्तुतमिश को उस समय की सारी जानकारी देता था। अगर आज के समय की हम बात करें तो एक तरह की कैबिनेट मिनिस्ट्री जिसे कह सकते हैं, जो प्रधानमंत्री को हर चीज की अपडेट देती है कि स्वास्थ्य विभाग में क्या हो रहा है और कपड़ा विभाग में क्या हो रहा है, शिक्षा विभाग में क्या हो रहा है, सब बताते रहते हैं। तो ये उस समय के तुर्कान चहलगानी इल्तुतमिश ने इसी दिमाग से बनाई थी कि भाई ये हमें हर चीज के बारे में बताएंगे। लेकिन बाद में हम देखते हैं कि तुर्कान चहलगानी ही ये तय करने लगता है कि दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठेगा, जिसे आगे चल के बलबन कैंसिल कर देता है। यानी बलबन जो गैसुद्दीन बलबन बैठता है तख्त पर, वो कैंसिल कर देता है। हम डिटेल में आपको पढ़ाते चलेंगे, तो अभी तो बलबन नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन जब हम बलबन पढ़ेंगे तो हम बताएंगे कि तुर्कान चहलगानी को जो इल्तुतमिश ने बनाई थी उसे बलबन कैंसिल कर देता है। कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखी थी, लेकिन वो उसे कंप्लीट नहीं करवा पाए थे क्योंकि उनकी बीच में मृत्यु हो जाती है। तो कुतुब मीनार का पूरा कंप्लीट यानी इसका पूरा निर्माण जो करवाया था वो इल्तुतमिश ने करवाया था। आगे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इल्तुतमिश के बारे में। इल्तुतमिश का पूरा नाम शमशुद्दीन इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश इल्बरी तुर्क था। इल्तुतमिश ने कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम के तौर पर राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी, और कुतुबुद्दीन ऐबक की बेटी कुतुब बेगम से ही इल्तुतमिश का निकाह भी हुआ था। इल्तुतमिश ने चांदी का टंका और तांबे के जीतल का सिक्का जारी करवाया था। एक चीज याद रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कोई सिक्के नहीं चलवाए थे, ना ही कोई खुतबा पढ़वाया था।
चांदी का टंका और तांबे का जीतल नाम का सिक्के चढ़वाए थे। इल्तुतमिश ने दासों को एक आधिकारिक कुलीनता स्थापित की थी, जिसे चालिसा के नाम से जाना जाता है, जो हम तुर्कानी चहलगानी कह रहे हैं। इल्तुतमिश ने दिल्ली में ही नसरुद्दीन का मकबरा बनवाया था। भाई नसरुद्दीन इसका बहुत चहीता बेटा था और इसके बहुत से अभियानों में नसरुद्दीन ने साथ दिया था। नसरुद्दीन की मृत्यु के बाद भी इल्तुतमिश को बहुत नुकसान होता है, पूरी तरह से टूट जाता है। इल्तुतमिश ने दिल्ली शहर का सौंदर्यीकरण करवाया था। इल्तुतमिश ने देश में बेहतर प्रशासन का क्रियान्वयन किया। इल्तुतमिश ने विद्वानों, मुस्लिम संतों, कलाकारों, कारीगरों को दिल्ली आमंत्रित किया। देखिए इसमें वो सारे गुण थे जो एक अच्छे शासक में होने चाहिए थे। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद उनकी बेटी रजिया सुल्तान ने उनका उत्तराधिकारी बनी। यहाँ पे देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इल्तुतमिश रजिया को बहुत पसंद करता था, लेकिन मैटर था कि रजिया एक महिला थी। इल्तुतमिश का बेटा रुकुद्दीन कुछ टाइम इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद कुछ टाइम के लिए बैठता है, लेकिन फिर से यहाँ पे देखा जाता है कि चालिसा जो तुर्कानी चहलगानी रहता है वो यहाँ पे एक गेम चेंजर के तौर पे काम करता है। वो ये देखता है कि भाई रुकुद्दीन गद्दी पर तो बैठा है इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद, लेकिन उसके ज्यादातर डिसीजन उसकी मां तुर्कान लेती है। इल्तुतमिश का बेटा जो रुकुद्दीन रहता है वो अपने निर्णय स्वयं नहीं ले पाता, तो इसलिए ये लोग कहते हैं कि हम रजिया को ही गद्दी पर बैठाएंगे। और 1236 में ही इल्तुतमिश की मृत्यु होती है। 1236 में ही रुकुद्दीन गद्दी पर बैठता है और 1236 में ही रजिया सुल्तान पुनः गद्दी पर बैठ जाती है। ये सब कुछ एक साल के अंदर होता है। आगे बात करते हैं इल्तुतमिश का प्रारंभिक जीवन क्या रहता है गुलाम के तौर पे। यहाँ पे मैंने एक छोटी सी स्टोरी ली है ताकि आप उसको समझ सकें, उसका चरित्र समझ सकें वो कैसा था। इल्तुतमिश का जन्म एक आदिवासी परिवार में हुआ था। उनके पिता तुर्क जनजाति के नेता थे। वह एक बुद्धिमान और सुंदर लड़का था जिसने अपने भाइयों में ईर्ष्या पैदा की और उन्होंने उसे एक गुलाम व्यापारी को बेच दिया। गुलाम व्यापारी को बेचे जाने के बाद इल्तुतमिश को बुखारा लाया गया, जहां सदर जहां ने उसे लाया। और धार्मिक रहस्यवाद के प्रति बचपन में इल्तुतमिश की रुचि के बारे में कई किस्से हैं। इल्तुतमिश ने एक कहानी सुनाई जब उसे पहले मालिक के एक परिवार के सदस्य ने उसे अंगूर लाने के लिए कुछ पैसे दिए थे और वो बाजार के रास्ते में पैसे खो बैठा। एक सूफी ने उसे गली के अंत में रोते हुए देखा और धार्मिक भक्तों के साथ सम्मान से पेश आने के वादे के बदले में उसे अंगूर लाकर दिया। जब ऐबक इल्तुतमिश को लाया तो उसे अंगरक्षक का प्रमुख नियुक्त किया और ऐबक के अधीन उसका मार्ग प्रशस्त हुआ। अपने कुशल शासन के कारण उन्हें दिल्ली सल्तनत का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति माना जाता है। इल्तुतमिश के शासन में क्षेत्र विस्तार। इल्तुतमिश ने अपने सबसे बड़े बेटे नसरुद्दीन महमूद को अपना उत्तराधिकारी बनाने के लिए तैयार किया था, लेकिन 1229 में नसरुद्दीन महमूद की अप्रत्याशित रूप से मृत्यु हो जाती है। तो बहुत बड़ा धक्का होती है इल्तुतमिश के लिए। इल्तुतमिश शासन के तहत क्षेत्र विस्तार की अवधारणा को अलग अलग खंडों में विभाजित किया जाता है। एक स्टोरी और है कि भाई जब इल्तुतमिश का बड़ा बेटा नसरुद्दीन महमूद मरता है तो जहाँ पे उसको दफन करवाया जाता है दिल्ली में, नसरुद्दीन महमूद के मकबरे पे जाकर इल्तुतमिश हमेशा रोया करता था, बहुत देर तक वहां बैठा करता था और कब्रों से बात किया करता था। ये स्टोरी अपनी सत्य कितनी सही नहीं है, लेकिन किताबों में लिखा मिलता है कि बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी बाप और बेटे के बीच में और नसीरुद्दीन को ही वो अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। लेकिन 1229 में उसकी मृत्यु हो जाती है और 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है। पहला खंड पूर्वी भारत और राजस्थान से संबंधित है, जबकि दूसरा खंड कबाचा के साम्राज्य पर कब्जा करने से संबंधित है। ये कुबाचा जो था, नसरुद्दीन कुबाचा और यल्दौज, ये दोनों कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम से ही प्रतिद्वंदी थे। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद ये इल्तुतमिश भी प्रतिद्वंदी हो जाते हैं, लेकिन ये दोनों ही विद्रोह को, कुबाचा के साथ विद्रोह और यल्दौज के साथ विद्रोह, दोनों ही विद्रोह को समाप्त करता है। पूर्वी भारत और राजस्थान। इल्तुतमिश के पूर्ववर्ती ऐबक ने अली मर्दान को सल्तनत के पूर्वी इलाकों में गवर्नर नियुक्त किया था। ऐबक की मृत्यु के बाद पूर्वी भारत और राजस्थान पराधीन हो गया। इसके कारण हुमायूं एवाज को सुल्तान घोषित किया गया। इल्तुतमिश ने 1210 में अपनी सेना के साथ बिहार क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था और बाद में उसने 1225 में बंगाल पर कब्जा कर लिया। गैसुद्दीन ने पहले इल्तुतमिश से लड़ने का फैसला किया, लेकिन बाद में उसका शासन स्वीकार करने के लिए सहमत हो गया। बाद में गैसुद्दीन ने फिर से बिहार पर कब्जा कर लिया और नसीरुद्दीन महमूद को 1227 में बंगाल पर आक्रमण करने का निर्देश दिया। किसने दिया भाई? तो नसीरुद्दीन महमूद जो था ये इल्तुतमिश का बेटा था। तो इल्तुतमिश कहता है कि भाई अब तुम जाओ और बंगाल को संभालो। जैसे ही बंगाल से जीत के वापस लौटता है, फिर से गैसुद्दीन उस पर अटैक करके उसको जीत लेता है, तो भी नसीरुद्दीन को भेजता है। नसीरुद्दीन इस बार आर पार की लड़ाई में मामला पूरा खत्म करके आता है। कुबाचा के साम्राज्य पर कब्जा। इल्तुतमिश ने 1230 के दशक में पहले भाग में मंगोलों द्वारा नियंत्रित सिंधु नदी घाटी से परहेज किया। भाई मंगोलों से नहीं लड़ना चाहता था। बहुत सही रणनीति होती है कि आप किसी ऐसी सेना से लड़ के अपना नुकसान नहीं करना चाहते जिनसे आपको पता है कि आपका नुकसान ही होगा। इल्तुतमिश ने 1228 और 1229 के दौरान कबाचा साम्राज्य पर नियंत्रण प्राप्त किया
और इस तरह इल्तुतमिश शासन के तहत क्षेत्रीय विस्तार हुआ। आगे बात करते हैं, इसको कुछ अभियान रहे। 1229 में बंगाल पर शासन करते हुए सबसे बड़े बेटे नसरुद्दीन महमूद की अप्रत्याशित रूप से मृत्यु हो गई। इसके बाद मलिक खिलजी को हराने के बाद मलिक अलाउद्दीन को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया, जिसने नसरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद बंगाल पर कब्जा कर लिया। 1234 में इल्तुतमिश ने मलिक नसरुद्दीन को ग्वालियर का गवर्नर नियुक्त किया और उसने 1235 में उज्जैन पर हमला किया और जहां उसकी सेना ने कई मंदिरों और पवित्र स्मारकों को नष्ट किया। 1229 और 30 के दौरान इल्तुतमिश ने अपने साम्राज्य को झेलम नदी तक फैलाया। यहाँ पे उसकी विरासत और मृत्यु के बारे में जानते हैं। 1236 में बामियान की ओर मार्च करते समय इल्तुतमिश को एक बीमारी हो गई। वह 20 अप्रैल को दिल्ली लौट आया, जहां उसके ज्योतिष उसका इंतजार कर रहे थे। 30 अप्रैल 1236 को इल्तुतमिश ने अपनी अंतिम सांसें ली और बाद में उसे मेहरौली के कुतुब परिसर में दफनाया गया। इल्तुतमिश की मृत्यु ने दिल्ली में राजनीतिक अस्थिरता ला दी थी, जहां उसके 4 वंशजों ने गद्दी हासिल की। 4 वंशज हुए, इस पे हम डिटेल में बात करेंगे जब मैं रजिया आपको पढ़ाऊंगी। तो 1231 में ग्वालियर के एक अभियान के निकलते समय इल्तुतमिश ने अपनी बेटी रजिया सुल्तान को प्रशासनिक प्रमुख नियुक्त किया। मार्च से लौटने पर उसने 1231 में गद्दी संभाली। हालांकि अपनी मृत्युशैया पर इल्तुतमिश ने अपना निर्णय बदल दिया और उसने अपने बड़े बेटे को सम्राट के रूप में जीवित रखने का फैसला किया। इल्तुतमिश का सबसे बड़ा बेटा रुकुद्दीन फिरोज था, जिसे इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद सर्वसम्मति से नया राजा नियुक्त किया गया था। रुकुद्दीन के शासनकाल के दौरान उनकी मां ने राज्य के मामलों में नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया। उसकी मां का नाम तुर्कान रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप राज्य के मामले अस्थिर हो गए। अब यहाँ पे एक चीज और याद रखिएगा, इक्ता प्रणाली, इक्ता व्यवस्था जो शुरू की थी वो इल्तुतमिश ने शुरू की थी। तो इस पर हम एक नजर डाल लेते हैं। इक्ता प्रणाली दिल्ली सल्तनत में भूमि वितरण और प्रशासन की एक व्यवस्था थी, जिसे इक्तादारी प्रणाली भी कहा जाता है। इस प्रणाली में दिल्ली सल्तनत की जमीनों को कई छोटे और बड़े इलाकों में बांटा गया था। इन्हें इक्ता कहा जाता है। इक्ता को सुल्तान के अधिकारियों, रईसों और सैनिकों को दिया जाता था। इक्ता प्रणाली कुछ खास बातें हैं। इक्ता प्रणाली की शुरुआत इल्तुतमिश के शासनकाल में हुई थी। यह सुल्तान और कुलीनों के बीच क्षेत्रों में बंटवारे पर आधारित था। जिन क्षेत्रों को राजस्व सीधे सुल्तान को मिलता था उन्हें खालिसा कहा जाता था। इक्तादारों को मुफ्ती या वली भी कहा जाता था, यानी जो इक्ता वसूलते थे। इक्तादारों को कर इकट्ठा करना और इक्ता का प्रशासन संभालना था, एक तरह की व्यवस्था थी। इक्तादारों को जो राजस्व मिलता था उसका इस्तेमाल वो अपने खर्चों और सैनिकों के भुगतान और रखरखाव के लिए करना था। उन्हें बाकी राजस्व को राजकीय कोष में जमा कराना होता था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इल्तुतमिश के बारे में मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया और कल मैं आपको पढ़ाऊंगी रजिया सुल्तान। तो चैनल पे अगर आप मेरे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। आज का वीडियो बस इतना ही। थैंक यू दोस्तों।